आलमी रस्साकशी की इस निस्फ सदी में अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें करते रहे। ये कशमकश जिंदगी के तकरीबन हर मैदान में हुई। नज़रिए, सियासत, मईशत, अस्करी कुव्वत, साइंस और टेक्नोलॉजी, हत्ता के अदब और सकाफत, हर मैदान में ये जंग लड़ी गई। दोनों आलमी कुव्वतों ने अपने असल वसाइल से बढ़कर बोझ उठाया, जिसके नतीजे में सिर्फ इन्हें दो मुल्कों में नहीं बल्कि दुनिया भर में ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरजीहात खलत मलत हो गईं। ये ज़माना सर्द जंग का ज़माना कहलाता है। सर्द जंग के इस दौर में इलाकाई जंगें और अलामती मुकाबले तो बहुत से हुए और उनमें लाखों बेगुनाह इंसान लुक़माए अजल बने। स्क्रिप्ट मैगज़ीन के एडिटर विलियम सी मार्टल ने अपनी मारूफ किताब विक्ट्री इन वॉर में अमेरिका के साबिक सदर रिचर्ड निक्सन के हवाले से सर्द जंग के उस दौर में जंगों की तादाद 120 और मरने वालों की तादाद 1,80,00,000 बताई है। और यूं अमलन खुद जंग इतनी तबाहकुन चीज़ बन गई कि बिलाखिर सर्द जंग का खात्मा अंदरूनी असबाब की बिना पर इश्तराकी रूस के ज़वाल से हुआ। That night, the red flag of the Soviet Union was lowered for the last time. In Washington, Bush made his Christmas broadcast. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सर्द जंग के दौर में अमरीकी खारिजा पॉलिसी के दो अहम हदफ थे। एशिया और यूरोप पर रूस की बालादस्ती के क़याम को रोकना और उसे उन सरहदों में महदूद कर देना जहां वो दूसरी जंग अजीम के बाद काबिज हुआ था। इस हिकमत अमली को बरवेकार लाने के लिए रूस के गिर्द सियासी, मुआशी और फौजी ब्लॉक्स और मुआहिदात का एक ऐसा जाल फैलाया गया जिसके नतीजे में वो अपनी सरहदों में महसूर होकर रह जाए। अमरीकी आलमी सियासत का दूसरा उसूल मुकाबले की ऐसी कुव्वत का हुसूल और जंग को इतना तबाहकुन और महंगा बना देने की हिकमत अमली थी जिसके नतीजे में जंग नामुमकिन हो जाए या मुखालिफ की तबाही यकीनी बनाई जा सके। इसे डिटरेंस की हिकमत अमली कहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए 1973 से 1987 के दरमियान अमरीकी फ़ौजी साजो सामान में 700 गुना इजाफा हुआ। एटमी हथियारों के अंबार लगा दिए गए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार किए गए। फिर इस अमर की मुसलसल काविश की गई कि तहकीक और तजुर्बे के ज़रिए असलहे के निज़ाम में तकनीकी फ़ौक़ियत, कमियत और कैफियत हर पहलू से अमरीकी असलहे की बालादस्ती कायम की जा सके। सलाहियत में इस बरतरी का मुज़ाहरा रूस के ख़िलाफ़ तो न हो सका, लेकिन 1991 के शुरू में खलीज की जंग में इराक़ के रूसी असलहे के मुकाबले में अमरीकी असलहे ने अपनी फ़नी बरतरी के कुछ मुज़ाहरे दुनिया को ज़रूर दिखा दिए और अमेरिका ने अपने तसव्वुर के मुताबिक नए आलमी निज़ाम के एक और मरहले को तय कर लिया। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक कड़ी मुसलमानों की नाम नहाद बुनियाद परस्ती के खिलाफ अमेरिका की जंग भी है। मुसलमानों की वो बुनियाद परस्ती जो इस निज़ाम के अलंबरदारों की नज़र में मगरबी तहजीब व तमद्दुन को ठुकराकर एक फरसूदा निज़ाम को ज़िंदा करने के मुतरादिफ है। इसीलिए जब कोई इस्लामी मुल्क एटमी तवानाई के मैदान में अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो बागी समझा जाता है और नतीजे में आलमी अमन के लिए एक हौलनाक ख़तरा करार दे दिया जाता है। अमेरिका के साबिक सदर रिचर्ड निक्सन ने 1985 में गोरबाचोव रीगन मुलाकात के मौके पर एक अमरीकी रिसाले फॉरेन अफेयर्स में अपने एक मजमून में लिखा था, रूस और अमेरिका दोनों को इस्लामी बुनियाद परस्ती का मुकाबला करने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद बाहम ताउन करना चाहिए और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका के आलमी एजेंडे का अहम तरीन नुक्ता होना चाहिए। दरअसल इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ ही इस नए आलमी निज़ाम की अव्वलीन तरजीह है। यही वजह है कि अमेरिका के एक और साबिक सदर रोनाल्ड रेगन ने अपनी किताब एन अमेरिकन लाइफ के चैप्टर नंबर 57 में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बारे ख़ासी तफसील से लिखा है। हम तबर्रुक के तौर पर आपको उनका सिर्फ एक जुमला ही सुनाते हैं। ज़िंदगी भर मेरा बहुत सी हकीकतों पर ईमान रहा है,
لیکن اگر یہ ایک جرم ہے تو میں فخر کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میرا ایمان ہے کہ امریکہ پر اسرائیل کی بقا کو یقینی بنانا ایک لازمی امر ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے بعد جاپان اور چین کے معاشی چیلنج کا مقابلہ WTO اور گلوبلائزیشن کی شکل میں پوری دنیا کو اپنے چنگل میں جکڑ لینا اور یورپ اور ایشیا میں کسی بالادست سیاسی یا فوجی قوت کو نہ ابھرنے دینا جو ہیجیمونک پاور کی حامل ہو، اس وقت امریکہ کے اعلان کردہ نیو ورلڈ آرڈر کے اولین مقاصد ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش سینئر نے جس نئے عالمی نظام کا نعرہ لگایا تھا اور اپنی صدارت کے دوران وہ جس عالمی نظام کو عملی شکل دینے میں مصروف رہے، وہ حقیقی نیو ورلڈ آرڈر کا صرف ایک ہی پہلو ہے۔ اپنی حقیقت میں یہ عالمی نظام دراصل ایک عفریت یا ایک آکٹوپس جیسا ہے۔ یہ آکٹوپس ابھی پانی کے اندر ہے۔ فی الحال ہم اس کے وجود کے ایک مختصر سے حصے کو دیکھ کر صرف تعارف کے مرحلے سے ہی گزر رہے ہیں۔ I call upon all states to join ranks in order to found the new world order of the 21st century. And people talked then, in 1990, of the New World Order. What they actually meant then was a new political order. And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future.